हेलो गाइस। आज ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी इन इंडिया इन 600 वर्ड्स, इस पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग करीब 3 वीडियो अपलोड हम कर चुके हैं। इसका डिटेल पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन सा का डिस्कशन हो चुका है। ये सिलेबस यहाँ पे ऊपर में दिया गया है। इसमें हम देख रहे हैं कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ग्रुप ई का है, साइंस का, इसमें सारा वीडियो। और सबसे पहले हम नेशनल पॉलिसी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे डिस्कशन कर चुके हैं, इसका नोट्स दे दिए हैं। दूसरा, एनर्जी डिमांड ऑफ कंट्री, एनर्जी डिमांड ऑफ द कंट्री पे हो चुका है। तीसरा, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी पे भी हो चुका है। चौथा, न्यूक्लियर एनर्जी, इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स पे भी हो गया है। आज जो है ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी पे करेंगे, एनपीटी एंड सीटीबीटी पे भी करेंगे, बस इतना ही। तो ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी इन इंडिया पे हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं अभी जस्ट। तो इसका नोट्स इधर है। न्यूक्लियर एनर्जी मेरिट्स, ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी इन इंडिया इन 600 वर्ड्स, ठीक है। इसमें है कि ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है। ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी इन इंडिया, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी हैज इवॉल्व्ड। एक्चुअली ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया का मतलब ये कहना ये चाह रहा है कि इंडिया में न्यूक्लियर पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे जन्म लिया और कैसे कैसे आगे ये प्रोपागेट किया, कैसे कैसे इसका टेक्नोलॉजी एडवांस होते गया, अभी का क्या सिचुएशन है, शुरुआत में जब स्टार्ट हुआ था तो कैसा था, वो मतलब स्टार्टिंग से लेके अभी तक का स्टेटस के बारे में डिस्कशन करना है, यही है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। पहले है कि ट्रेंड्स इन न्यूक्लियर पॉलिसी इन इंडिया। बोल रहा है इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी हैज इवॉल्व सिग्निफिकेंटली ओवर द डिकेड्स। मतलब इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो धीरे धीरे समय जैसे जैसे चलता गया वैसे वैसे इवॉल्व होते गया और बहुत सालों में हुआ है, दशक में ही होते गया है। रिफ्लेक्टिंग चेंजिंग जियो पोलिटिकल रियलिटीज़, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स एंड नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स, मतलब सबको ध्यान में रखते हुए हुआ है। जैसे जियो पोलिटिकल रियलिटीज़ है टेक्नोलॉजी को लेकर के और नेशनल राष्ट्रीय सुरक्षा को लेते हुए ध्यान, जैसे जैसे ज़रूरत हुआ उस हिसाब से न्यूक्लियर पॉलिसी इवॉल्व होते गया। आगे है इंडियाज अप्रोच टू न्यूक्लियर पॉलिसी हैज़ ऑलवेज बीन कॉशियस, rooted in peaceful intentions, strategic autonomy, and a strong non-proliferation ethos, while also ensuring credible deterrence। ये कह रहा है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी वो बहुत पीसफुल इंटेंशन से काम किया गया है और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पे है, ये किसी दूसरे कंट्री के दबाव पे नहीं रहता, इसका ऑटोनॉमी है। प्लस नॉन पॉलिफरेशन इथोस है। एक्चुअली ये पॉलिफरेशन को साइन नहीं किया है इंडिया, वो उसी के बारे में बोल रहा है। फिर बोलता है कि द ट्रेंड्स इन इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी रिवील अ स्टडी ट्रांजिशन फ्रॉम पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट टू अ डॉक्ट्रिन ऑफ मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस एंड ग्लोबल नॉन पॉलिफरेशन एंगेजमेंट। ये कह रहा है कि जो इंडिया का ट्रेंड्स है, इसका जो रुख है न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर के, वो ऐसा था कि स्टार्टिंग में ये पीसफुल इंटेंशन से काम कर रहा था, मतलब पीसफुली हमको उस मतलब ये ऐसा कुछ नहीं था कि किसी के पे न्यूक्लियर अटैक करना, ऐसा कुछ। लेकिन वो धीरे धीरे समय का जैसे जैसे बढ़ते गया वो, तो ये मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस पे आ गया है। और इसमें आगे हम लोग को मिलेगा कि ये इसमें बहुत सारा ये इंडिया दिया है स्टेटमेंट कि भाई पहले आप अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर अगला कोई कंट्री अटैक करता तो
उसका जवाब भी दिया जाएगा। उस तरह का ये इसमें स्टेटमेंट है इसका। आगे इसका पॉइंट 1 है, पॉइंट नंबर 1 में कि पीसफुल बिगिनिंग्स। इसमें बोल रहा है कि इंडिया का जो न्यूक्लियर पॉलिसी है वो पीसफुली स्टार्ट हुआ था। इसको पढ़ते हैं। इंडियाज न्यूक्लियर इन जर्नी बिगेन विथ पीसफुल ऑब्जेक्टिव्स। बहुत ही शांतिपूर्ण उद्देश्य के साथ न्यूक्लियर जर्नी इसका जो है स्टार्ट हुआ इंडिया का। आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया एम्फेसाइज्ड साइंटिफिक डेवलपमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ होमी भाभा, द फादर ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम। होमी भाभा को न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर कहा जाता है। और बोल रहा है कि आज़ादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया जो है वो साइंटिफिक डेवलपमेंट पे जोड़ दिया, बल लगाया, मतलब उस पर जोड़ों से काम चला। अंडर द लीडरशिप किसके अध्यक्षता में, तो होमी भाभा जो फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसके। द एटॉमिक एनर्जी एक्ट ऑफ 1948, शुरुआत में सबसे पहले जो हम लोग का एक्ट था वो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1948 लेड द लीगल फाउंडेशन। ठीक है, वो लीगल में कानूनी रूप से वो एक फाउंडेशन फाउंड हुआ था। एंड इन 1954 द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE वाज एस्टेब्लिश्ड। और जाकर के 1954 में जाकर के एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट का गठन हुआ था। इंडियाज इनिशियल स्टांस was to use nuclear energy solely for peaceful purposes such as electricity generation and agricultural research। पहले हम बताया, अभी जस्ट डिस्कस किए कि इंडिया का जो सबसे शुरुआत में जो इसका पर्पस था न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर के वो ये था कि वो पीसफुली यूज करना है इसको, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एग्रीकल्चर रिसर्च, ये सब पे को लेकर के था। ऐसा एटम बम, न्यूक्लियर बम के लेकर के ऐसा कुछ नहीं था। दिस वाज रेनफोर्स्ड in India's active participation in the Atoms for Peace program initiated by the US in the 1950। ये इस बात का पुष्टि जो US में 1950 में जो एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम हुआ था उसमें ये इस बात का पुष्टि किया गया था। दूसरा, ये 1950 का बात था। दूसरा है स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, मतलब इंडिया का जो शिफ्ट हुआ न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर के, एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जब आता है तो उसको बोल रहा है कि 1974 न्यूक्लियर टेस्ट जब हुआ था 1974 में पोखरन में, उस टाइम मतलब ऐसा कहा जा सकता है कि इंडिया का स्ट्रेटजी चेंज हो गया। जो पीसफुल इंटेंशंस था वो अब कुछ और हो गया। जैसे दूसरा में बोल रहा है कि स्ट्रेटेजिक शिफ्ट जो कि 1974 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद का बोल रहा है। द टर्निंग पॉइंट केम विथ द 1974 स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट एट पोखरन। टर्निंग पॉइंट तब आता जब 1974 में स्माइलिंग बुद्धा नाम का एक टेस्ट किया जाता है पोखरन में, विच इंडिया डिस्क्राइब्ड एज ए पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोशन PNE। दिस मार्क्ड अ मेजर शिफ्ट इन पॉलिसी फ्रॉम प्योरली पीसफुल यूज टू डेमोन्स्ट्रेटिंग nuclear capability। This test drew global criticism and led to the formation of the Nuclear Suppliers Group NSG, which imposed restrictions on nuclear trade with India। ये टेस्ट होने के बाद क्या हुआ कि ग्लोबल मतलब वर्ल्ड वाइड में क्रिटिसाइज करने लगा इंडिया को, ऐसा वैसा कि न्यूक्लियर को में पॉलिसी को लेकर के। और उस टाइम जो है सो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप नाम का एक NSG का गठन होता है जो इंडिया पर रेस्ट्रिक्शन लगाता है न्यूक्लियर ट्रेड को लेकर के। आगे देखते हैं। डिस्पाइट दिस इंडिया रिमेन्ड आउटसाइड द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT। इसके बावजूद भी इंडिया जो है नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी NPT के बाहर ही रहा है, साइन नहीं किया। आर्गुइंग डैट, और ये बयान दिया है कि इट वाज डिस्क्रिमिनेटरी, इसमें डिस्क्रिमिनेशन है, एज इट लेजिटिमाइज्ड द न्यूक्लियर स्टेटस ऑफ 5 कंट्रीज वाइल डिनाइंग द सेम टू अदर्स। सही बात है, इसमें बोल रहा है कि वो जो यूनाइटेड नेशन का जो 5 अध्यक्ष है, परमानेंट मेंबर्स है, उन लोग को, वो लोग न्यूक्लियर एटमी पावर एटमी नेशंस है, उस लोग के पास न्यूक्लियर
ये जो एटम बम वगैरह बहुत सारा है, न्यूक्लियर मिसाइल्स है, लेकिन अदर कंट्रीज़ को जो ये डिनाई करता है कि आप लोग मत बनाइए, या फिर एक बैन करता है, इस तरह का बात कहा जाता है। तो ये एक तरह से पार्शलिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है इसमें। यही सब कहते हुए इंडिया उससे बाहर है। आगे तीसरा पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन। ये बोल रहा है कि इंडिया कंटिन्यू टू मेंटेन न्यूक्लियर एम्बिग्विटी फॉर द नेक्स्ट 2 decades। इन 1998 इंडिया कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट। इस मतलब 1974 में जब पोखरण में टेस्ट हुआ, उसके बाद इंडिया कंटिन्यूसली टेस्ट करता ही चला गया और इस पर आगे बढ़ गया। इसमें बोल रहा है कि इंडिया कंडक्टेड टू मेंटेन न्यूक्लियर एम्बिग्विटी फॉर द नेक्स्ट 2 decades इन 90। उसमें फिर डेट वाइज दिया हुआ कि इन 1998 1988 में इंडिया कंडक्टेड 5 न्यूक्लियर टेस्ट, पोखरण 2, फॉर्मली डिक्लेयरिंग इटसेल्फ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। और न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स के नाम के रूप में इंडिया को डिक्लेयर कर दिया जाता है। फॉलोइंग दिस टेस्ट इंडिया अनाउंस्ड अ फॉर्मल न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन विथ की प्रिंसिपल्स। और ये सब टेस्ट करने के बाद न्यूक्लियर जब इंडिया जब एक न्यूक्लियर या एटमी कंट्री बन जाता है, तो फिर वो एक डॉक्ट्रिन इशू करता है। उसमें बहुत तरह का स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, जो है 3 पॉइंट में यह दिया हुआ है, जैसे कि नो फर्स्ट यूज NFU। इसका मतलब है कि इंडिया विल नॉट यूज न्यूक्लियर वेपन्स अनलेस फर्स्ट अटैक्ड बाय द एडवर्सरी यूजिंग न्यूक्लियर आर्म्स। मतलब इंडिया अपने से पहले अटैक नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन्स, जहाँ जब तक कि अगला जो है एडवर्सरी उधर से न्यूक्लियर अटैक नहीं होता है। दूसरा पॉइंट कि क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस। इंडिया विल मेंटेन ओनली द नेसेसरी नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स टू डेटर एडवर्सरीज। तीसरा पॉइंट सिविलियन कंट्रोल। दूसरा पॉइंट जो था क्रेडिबल मिनिमम डिफरेंस, मतलब इंडिया जो है एक मेंटेन करेगा, और कैलकुलेटेड वे में उसको न्यूक्लियर अटैक करता भी है अगर, तो कैलकुलेटेड वे में करेगा, और वो जो टारगेटेड है उसी पे जाएगा। तो तीसरा पॉइंट सिविलियन कंट्रोल। द न्यूक्लियर कमांड विल रिमेन अंडर सिविलियन ओवरसाइट थ्रू द न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियर कमांड किसी और मतलब ऐसे अरे गहरे किसी हाथ में नहीं जाएगा, वो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंदर ही रहेगा। 3 पॉइंट हम लोग हो गया, जैसे पहला था पीसफुल बिगनिंग, दूसरा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट 1974 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद का, तीसरा डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन, चौथा आता है सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एंड ग्लोबल इंगेजमेंट, है ना। इसमें है कि इन द 2000 का बात है, इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी बिगेन टू एकोमोडेट बोथ सिक्योरिटी कंसर्न्स एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। मतलब 2000 में इंडिया जो है, वो इंडिया का न्यूक्लियर पॉलिसी जो है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन गेन करने लगता है, मतलब इंटरनेशनली इसको सपोर्ट मिलने लगता है, तालमेल बैठ जाता है। जैसे कि अ लैंडमार्क मोमेंट वाज द इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट 2008। एक मतलब रिमार्केबल पॉइंट है कि इंडिया और यूएस के बीच में एक सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट होता है 2008 में। उससे फ़ायदा ये होता है कि विच अलाउड इंडिया एक्सेस टू सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड फ्यूल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एंड फ्यूल डिस्पाइट बीइंग आउटसाइड द एनपीटी। इससे ये एडवांटेज मिला कि इंडिया जो है एनपीटी साइन नहीं किया है, उससे बाहर ही है, नॉन प्रोलिफरेशन टेस्ट से बाहर है, होते हुए भी इंडिया जो है वो उसको एसेस मिल गया कि सिविलियन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करे, उसको इस पर इनोवेशन करे और उसको इम्प्लीमेंट करे, जैसे कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकता है, और भी बहुत सारा चीज़ है। जैसे उसके बाद बोलता है दिस एग्रीमेंट वाज सपोर्टेड बाय वेवर फ्रॉम द एनएसजी एंड इंडिया एग्रीड टू सेपरेट सिविलियन एंड मिलिट्री न्यूक्लियर फैसिलिटीज, प्लेसिंग द फॉर्मर under International Atomic Energy Agency IAEA safeguards. This marked a significant policy shift from isolation to mainstream integration into the global nuclear program. बोल रहा है कि ये इससे क्या हुआ कि इंडिया जो है, मतलब कि न्यूक्लियर पॉलिसी को लेकर अलग थलग नहीं पढ़ करके एक मेन स्ट्रीम
मेन मुद्दा जो होता है उसमें उससे कोरिलेट कर गया और इंटीग्रेट होते हुए आगे बढ़ने लगा into the global nuclear framework without compromising strategic autonomy। और यहाँ तक कि वो जो अपना एक ऑटोनॉमी कंप्रोमाइज नहीं किया, अपने किसी दूसरे देश के ना दबाव में ना आकर के भी मुख्य धारा से जुड़ा रहा। पांचवा पॉइंट, फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। बोल रहा है इंडिया इज ऑल्सो फोकसिंग ऑन न्यूक्लियर एनर्जी एज अ सोल्यूशन फॉर क्लीन सस्टेनेबल पावर। इंडिया जो न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर के बहुत न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह बना रहा है जिससे साफ सुथरी नॉन कार्बन इमिशन वाला बिजली पैदा करने का के लिए काम कर रहा है। द गवर्नमेंट प्लान्स टू एक्सपेंड न्यूक्लियर कैपेसिटी एज पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेटेजी टू रिड्यूस कार्बन इमिशन एंड डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। मतलब कोयला वगैरह से जो बिजली बनता है उस पर डिपेंड ना होकर के न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम करने का ऐसा सोच रहा है या तो चल रहा है। इंडिजिनियस डेवलपमेंट ऑफ pressurized heavy water reactor PHWR as well as future deployment of fast breeder reactors reflects this trend। ये सब कुछ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है जैसे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर्स, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, ये सब बहुत यूजफुल है और हाई टेक्नोलॉजी का है। ये सब उस बात को दर्शाता है इंडिया जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट ये सब पे काम कर रहा है। छठा पॉइंट कि रीसेंट एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स। रीसेंट एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स क्या है कि इसमें भी 4 पॉइंट है, डिस्कस करते हैं। जैसे बोल रहा है स्ट्रेंथनिंग ऑफ न्यूक्लियर ट्राइड, इंडिया इज इनहेंसिंग इट्स लैंड एयर एंड सी बेस्ड न्यूक्लियर डिलीवरी सिस्टम इंक्लूडिंग सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स SLBMs। दूसरा पॉइंट है टेक्नोलॉजी इंडिजिनाइजेशन, इंडिया इज इन्वेस्टिंग इन डोमेस्टिक न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल कैपेबिलिटीज एंड रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन टेक्नोलॉजी। मतलब इंडिया फॉरेन टेक्नोलॉजी पर डिपेंड जो है उसको घटा रहा है और अपने जो होता है इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है। तीसरा पॉइंट नॉन प्रोलिफरेशन एंगेजमेंट, इंडिया सपोर्ट्स द गोल्स ऑफ डिजर्ममेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन बट सीक्स अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी फ्रेमवर्क। चौथा पॉइंट है न्यूक्लियर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मतलब पोस्ट फुकुशिमा इंडिया हैज इंक्रीज्ड फोकस ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। मतलब फुकुशिमा में एक घटना घटा है, न्यूक्लियर अटैक नहीं, न्यूक्लियर घटना घटा, जैसे कुछ वहाँ रेडिएशंस लीक हुआ या उस तरह का घटना है जिसको लेकर के उसके बाद से इंडिया जो है उस न्यूक्लियर रेडिएशंस को लेकर के सेफ्टी बढ़ा दिया है और सेफ्टी पे काम कर रहा है, अलर्ट पे है, मतलब अलर्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन में हम लोग का है कि इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी हैज इवॉल्व्ड from peaceful use to strategic deterrence and now toward responsible global engagement and energy sustainability. Balancing national security with international cooperation, India continues to follow a policy of restraint, responsibility, and realism in its nuclear trajectory. That's all। इतना ही इसका पूरा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। थैंक यू।